आगे हम देखेंगे भारतीय नागरिकता का लोप अथवा अंत। ठीक है, निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी एक दशा के उत्पन्न होने की स्थिति में किसी को भारत की नागरिकता से हम क्या कर सकते हैं, वंचित किया जा सकता है। उसमें ये सारे दिए हैं। तो इसमें भारतीय नागरिकता का स्वयं परित्याग करने पर पहला, दूसरा है विदेशी नागरिकता का प्राप्त करने पर, है ना, तीसरा है संघ सरकार द्वारा नागरिकता का लोप किए जाने पर, जिसमें इसके अंतर्गत धोखा देने पर, देशद्रोह करने पर, लंबे समय तक देश से अनुपस्थित रहने पर और अपराध करने पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नागरिकता का स्वयं परित्याग करने पर। यदि कोई वयस्क भारतीय स्वयं भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा करता है तो यह घोषणा विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत कर ली जाएगी और इसके पश्चात वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके साथ ही उसके सभी अवयस्क बच्चों की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। यहाँ बोल जाएगी यदि कोई वयस्क भारतीय स्वयं क्या करता है, अपनी नागरिकता का परित्याग करने का वो घोषणा करता है तो वो उसके बच्चों को भी वो अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। यदि भारत का कोई नागरिक स्वतः पंजीकरण से अथवा देशीकरण से अथवा अन्य किसी भी प्रकार से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाता है ना। तीसरा, संघ सरकार द्वारा नागरिकता का लोप किए जाने पर। भारत की संघ सरकार निम्नांकित कारणों से नागरिकता का लोप अथवा अंत कर सकती है। पहला, धोखा देने पर। यदि किसी व्यक्ति ने धोखा देकर अथवा असत्य बयान देकर अपना आवश्यक तथ्यों को छिपाकर भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो सही जानकारी प्राप्त होने पर संघ सरकार उसकी क्या करता है, नागरिकता को समाप्त कर सकती है। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है देशद्रोह करने पर। यदि किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के प्रति देशद्रोह किया है अथवा युद्ध के समय शत्रु की मदद की है तो भी संघीय सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को यहाँ पे क्या कर सकता है, वो समाप्त कर सकती है। तीसरा, लंबे समय तक देश से अनुपस्थित, है ना। यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की आज्ञा के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहे और विदेश के भारतीय दूतावास में अपनी भारत की नागरिकता कायम रखने की इच्छा से प्रति वर्ष पंजीकरण अथवा नवीनीकरण भी न कराए तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, लंबे समय तक अगर कोई विदेश में रहे और पंजीकरण न कराए तो भारतीय नागरिकता तो उसकी जो नागरिकता है उसको समाप्त किया जा सकता है। चौथा है अपराध करने पर। यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण अथवा देशीकरण से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा हुई है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने से पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे उनकी विशेषताएं, भारतीय नागरिकता की लक्षण, है ना। उसी तो भारतीय नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं के लक्षण निम्नलिखित है ना। तो इसमें पहला है इकहरी नागरिकता, दूसरा है नागरिकता एक संघीय विषय, तीसरा है नागरिकता के संबंध में उदार दृष्टिकोण, चौथा है संसद को कानून बनाने का यहाँ पे क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो पहली इकहरी नागरिकता देख लेते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में सामान्यतया दोहरी नागरिकता, संघ की नागरिकता तथा राज्य की नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता है ना, संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। भारत के संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि अन्य संघ राज्यों की तरह भारत में दोहरी नागरिकता ही नहीं अपितु एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता की व्यवस्था की गई है। चाहे कोई व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो वह सिर्फ भारत का नागरिक होगा, है ना। हमारे देश भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार इत्यादि राज्य हैं, लेकिन राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ना। राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती, सिर्फ हमको भारत की नागरिकता मिलती है, भारत के हम किसी भी कोने में रहे। ठीक है, अमर नदी के शब्दों में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है और इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को क्या करता है, यहाँ पे दृष्टिगत रखते हुए की गई है। ठीक है, दूसरा है नागरिकता एक संघीय विषय। तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता को संघ सरकार का विषय माना गया है। किसका विषय माना गया है? संघ सरकार का। और नागरिकता के संबंध में नियम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय सरकार को ही प्राप्त है और राज्य सरकारों को इस बारे में कार्य करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तीसरा नागरिकता के संबंध में उदार दृष्टिकोण। तो भारत में नागरिकता के सिद्धांतों को अत्यंत उदार
बनाया गया है। नागरिकता का निर्धारण करते समय जन्म एवं वंश पर आधारित दोनों ही सिद्धांतों का यहाँ पे क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ठीक है। चौथा है संसद को कानून बनाने का अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भारतीय संसद को भविष्य में भी नागरिकता पर कानून निर्मित करने का क्या है, अधिकार होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ विश्व नागरिकता। अब हम पूरे विश्व के लिए लेते हैं। तो राज्य विहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही है और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके क्या है, परिणाम घातक होते जा रहे हैं। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किए जाते हैं। इससे जुड़ी संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी। तो आज हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है ना। संचार के इंटरनेट, टेलीविज़न और सेल फोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों तक लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों के विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया गया है। हम अपने टेलीविज़न के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते हुए देख सकते हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। विश्व नागरिकता के संबंध में दो मत हमारे सामने आते हैं। पहला है विश्व नागरिकता और दूसरा है विश्व नागरिकता नहीं है। एक है और दूसरा नहीं है। तो हम पहले देखेंगे है को। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि विश्व नागरिकता है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ व विश्व व्यापार संगठन दो ऐसे संगठन हैं जिनकी सदस्यता संसद के लगभग सभी देशों को क्या है, यहाँ पे प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्यों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी प्रदान करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता मात्र उन्हीं राष्ट्रों को दी जाती है जो नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को क्या करते हैं, पूर्ण करते हो। विश्व व्यापार संगठन भी संपूर्ण विश्व की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करता है। इसके सभी सदस्य क्या करते हैं, नीति निर्माण तथा नीति संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के विद्वान सिद्ध करते हैं कि विश्व नागरिकता है ना। कुछ विद्वान माने कि विश्व नागरिकता है और कुछ विद्वान मानते हैं कि विश्व नागरिकता नहीं है। तो कुछ राजनीतिक विद्वानों का क्या है, मानना है कि विश्व नागरिकता नहीं है। नागरिकता मात्र एक राष्ट्र की हो सकती है ना, संपूर्ण विश्व की नहीं। अपने पक्ष में तर्क देते हुए वे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक नागरिकता प्रदान करने का कार्य नहीं करता है ना, क्योंकि संसार के सभी देश उसके सदस्य नहीं हैं तथा इसके नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, है ना। सही बात है, हर देश में नियम अलग अलग होते हैं क्योंकि इनके पास इन्हें लागू करवाने की ताकत नहीं है। प्रत्येक देश में अपने देश के कानूनों को लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन का कार्य संपूर्ण विश्व में समान आर्थिक नीति लागू करना है, न कि वैश्विक नागरिकता प्रदान करना। चूँकि विश्व व्यापार संगठन पर विकसित देशों का प्रभाव है, इसकी नीतियां भी उनसे प्रभावित है, अतः विश्व नागरिकता क्या है, यहाँ पे असंभव है। अंत में कहा जा सकता है कि हम अंतर्संबंध विश्व में रहते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय नागरिकता के विचार को स्वीकार कर विश्व के विभिन्न भागों के साथ अपने संबंध मजबूत करें और सहयोग के साथ क्या करें, हम यहाँ पे कार्य करें। ठीक है। नागरिक और राष्ट्र। तो आधुनिक काल में राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने क्या लिया, जन्म लिया है। राष्ट्र का अर्थ उसके कुछ भाग मात्र से नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण भूभाग शामिल है जिसकी एक अनोखी संस्कृति तथा भाषा इतिहास होता है। इसके अलावा झंडा, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रभाषा आदि उनकी राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक होते हैं, है ना। अधिकांश आधुनिक राज्य अपने राष्ट्र में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के लोगों को शामिल करते हुए राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में पहचानने की अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे इंग्लैंड वासियों का, जर्मनी जर्मनों का, भारत भारतीयों का तथा पाकिस्तान पाकिस्तानियों का देश है ना। इस प्रकार राष्ट्र अपने नागरिकों को क्या करता है,
एक पहचान प्रदान करता है जिसके माध्यम से वे क्या करते हैं, अन्य देशों में पहचाने जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं कल दूंगी, लिख लेना कॉपी में।